चीन ने काफी चतुराई के साथ अपना जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है उन्होंने बाकी देशों का भी समर्थन लिया है, तो भारत को इसके बारे में भी समीक्षा करना चाहिए। जो हम समर्थन चाहते थे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, चाहे ब्राजील से हो या स्विट्जरलैंड, मोदी साहब तो वहां गए भी थे, उस प्रकार का हमें सपोर्ट नहीं मिला है। तो भारत को भी दोबारा समीक्षा करना होगा कि हम परमाणु क्षेत्र में अपने आप को किस प्रकार से हमारी विश्वसनीयता को हम साबित कर सकते हैं। एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव था जिसपे जितना पॉलिटिकल पुश और पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट किया गया है उसका खास जरूर मतलब ये उद्देश्य शायद थोड़ा ज्यादा जोर दिया गया। एक वेवर हमारे लिए ऑलरेडी है जिसके जरिए हम न्यूक्लियर मटेरियल जिन कंट्रीज के पास है उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। वो वेवर हमें ऑलरेडी मिल चुका है। अब मेंबरशिप एनएसजी का लिए हमें उससे एक्स्ट्रा तो कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ टेबल पे कुर्सी मिलेगी। चलिए, मैं किरोड़ी सिंह जी आपका रुख करते हुए साउथ एशिया की बात करना चाहूंगा। ये पूरी जंग कहीं साउथ एशिया पर वर्चस्व की लगती है? आपको लगता है कि कहीं भारत एक बार फिर से बराबर आने से पिछड़ गया चीन के? देखिए, भारत और चीन के जहां तक पेरिटी का सवाल है, सैनिक दृष्टि से चीन हमारे से मजबूत है, आर्थिक दृष्टि से हमारे से मजबूत है, लेकिन भारत ने जिस तरह से आर्थिक प्रगति करना शुरू किया है, चीन को उससे थोड़ी आशंका हो सकती है। तो अगर भारत ये चाहता है कि हम चीन के चारों तरफ मंगोलिया से अच्छे संबंध रखें, साउथ कोरिया से रखें, वियतनाम से रखें, जापान से रखें, तो चीन भी निश्चित रूप से साउथ एशिया में अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करेगा। जैसे नेपाल के साथ 10 एग्रीमेंट किए हैं। जब भारत में इधर मधेसियों का आंदोलन था, सामान नहीं जा रहा था, तो चीन ने एग्रीमेंट किया। लेकिन हमें उसको ज़्यादा हाइपर होके उसको एक दुश्मन के रूप में नहीं लेना चाहिए। अगर नेपाल मजबूत है, श्रीलंका मजबूत है, पाकिस्तान मजबूत होता है, तो ये भारत के हित में है। क्योंकि अगर पाकिस्तान मजबूत नहीं होता तो सेना टेक ओवर करेगी, सेना टेक ओवर करेगी तो भारत पाकिस्तान के रिश्ते ज़्यादा बिगड़ेंगे। तो अगर जैसे चीन पाकिस्तान को इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, इस तरह के चीन ने 6 कॉरिडोर बनाए। भारत की सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए, भारत की सेहत पे खास नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन चीन के साथ हमें कोर्डियल रिलेशन डिप्लोमेटिकली बनाने की कोशिश करनी है। चीन खुद चाहता है। जिनपिंग ने भी ये बात कही, सी जिनपिंग ने भी ये बात कही कि जो दोनों मुल्कों के रिश्ते हैं वो कायम रहने चाहिए। इस बात का कोई खास सर, चीन के इंटरेस्ट में यह कि चीन एशिया का नहीं विश्व का नेतृत्व की तरफ बढ़ रहा है, अमेरिका को रिप्लेस कर रहा है। तो चीन को भारत की जरूरत है। भारत से कॉन्फ्लिक्ट में आके चीन अपना नेतृत्व नहीं दे पाएगा। तो चीन एक परिपक्व राष्ट्र की तरह समझता है। इस पर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? भारत और चाइना के रिलेशंस को लेकर क्या तस्वीर होनी चाहिए? देखिए, कूटनीतिक बदलाव की जरूरत है कहीं पर रिव्यू हो? एक विदेश नीति में एक नॉर्मल, एक बड़ी शानदार ढंग का एक पार्लेंस में कहा जाता है कि दिल मिले या नहीं मिले, हाथ मिलाते रहिए। आपका दिल मिले या नहीं मिले, आप हाथ मिलाते रहिए। तो एंगेज तो आपको देखिए हर बार आपको करना पड़ेगा, हर मुल्क को आपको एंगेज करना होता है। मगर क्वेश्चन यहाँ ये है कि जहां आपके बहुत बड़े इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है, इसको हमें कहीं ना कहीं अंदर से इस बात को समझना पड़ेगा। चाहे वो एशियन हेजीमोनी की बात हो, चाहे साउथ एशिया की, नहीं, पूरे एशियन हेजीमोनी की बात है। क्या एशिया की सब लोग कहते हैं भाई एशिया की शताब्दी होगी। अब ऐसे एशिया की शताब्दी होगी तो अब देखिए, अगर आप पिछले केवल 13-14 साल की बात ही करें तो 13-14 साल पहले इंडियन इकोनॉमी पीपीपी रेट के अंदर चाइना से बहुत बड़ा गैप था और वो 50% गैप में रह गई लास्ट 14 ईयर्स में। अब पोजीशन ये है कि चाइना जो है वो ऑलमोस्ट स्टेबल है या वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया और हमारी ग्रोथ रेट लगातार रहेगी और 2025 तक हम लोग नॉमिनल रेट में भी हम 30 रैंक पे आ जाएंगे और 35 तक सब मानते हैं कि इंडिया और चाइना की जो इकोनॉमी है वो ऑलमोस्ट बरोबर होगी। अब प्रश्न है कि 2035 तक जब हम ऑलमोस्ट इकोनॉमी बरोबर होगी तो ऐसे में बहुत ही लाजमी बात है कि एशिया के अंदर डोमिनेशन या ज्यादा किसका होगा। इंडिया का प्लस पॉइंट है, खासतौर पर इसको डिफेंस पॉलिसी के साथ भी जोड़कर देखा जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया का प्लस पॉइंट एटॉमिक पावर दोनों हम एक सॉफ्ट पावर है, हम एक लिबरल पावर है, हम डेमोक्रेटिक उन वैल्यूज के अंदर बिलीव रखते हैं जिसके अंदर पूरी दुनिया इंडिया को एक रोमांटिसिज्म से देखता है। तो इंडिया का बहुत सारे प्लस पॉइंट है, मगर सवाल यही है कि क्या नरेंद्र मोदी जो भारत का सॉफ्ट कॉर्नर है उसकी जगह चाइना ने जो पेश करना चाहा वो पेश करने में कामयाब रहा और मोदी वहां फेल रहे? एक्चुअली अश्विनी, मैं केवल एक बात कहना चाह रहा हूं कि इन सारी चीजों से, इस पूरे प्रोपेगेशन से, इस पूरे
टिपिकल ढंग के जो कंपेन से, क्योंकि एनएसजी के लिए डिजायर्ड ही नहीं था, क्योंकि मैंने अपना वेवर ऑलरेडी है। जिन चीजों के लिए आप एनएसजी के अंदर बिना बात एक ढोल पीटना चाह रहे थे, वो सारे वेवर ऑलरेडी है। सही बात तो है कि टेबल कुर्सी के अलावा आपको वहां कुछ भी मिलने वाला नहीं था। वाई आपने इतना यूएन क्राई क्यों क्रिएट किया? मदन राठौड़ साहब बता दीजिए कि क्या फर्क पड़ने वाला है? हल्ला नहीं बचाएगा, राठौड़ साहब हल्ला नहीं बचाएगा। आप कंफर्टेबल हल्ला आप बचाइएगा, आप सिक्योरिटी काउंसिल के लिए आप ताकत लगाइएगा। यहाँ प्रश्न एक है, आप शिफ्ट कीजिए अपने आप को, एनएसजी की जितनी ताकत लगाई उतनी ताकत। एक सवाल मदन राठौड़ साहब से है मेरा कि दरअसल जब सब कुछ मिल रहा है तो फिर एनएसजी के लिए सदस्यता को लेकर ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है? कि कामयाब कौन रहा, चाइना रहा या फिर मोदी रहे? सवाल चाइना और मोदी का नहीं, सवाल भारत की प्रगति का है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कांग्रेस काउंसिल और आम आदमी पार्टी तमाम विपक्षी दल इसी पर अब हमला बोल रहे हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ यदि भारत की मार्च होनी है, जो उद्देश्य कांग्रेस के अगला कदम प्रधानमंत्री ने भी रखा और भाजपा के प्रधानमंत्री ने रखा, उसमें एनएसजी की मेंबरशिप उस दिशा में एक कदम है। कोई स्टेपिंग स्टोन नहीं है, कोई प्रीरिक्विजिट कंडीशन नहीं है। जो प्रोफाइल बनती है, जो प्रोफाइल बनती है देश की, आप अदरवाइज आइसोलेटेड होके यूएनएससी के मेंबर नहीं बन सकते। एमटीएसआर की मेंबरशिप, एनएसजी की मेंबरशिप, देश की प्रोफाइल बढ़ती है तो दिशा में। लेकिन एक और बात जो किरोड़ी जी ने कही अभी कि भारत और चीन दोनों परिपक्व देश है, सही है, लेकिन भारत को केवल सौहार्द पर टिकना नहीं है, गतिविधियां, मूवमेंट क्या, फुटबॉल में पैर किधर जा रहे हैं वो देखना होता है। तो जब चीन श्रीलंका में नेवल फैसिलिटीज हासिल कर रहा है, यदि चीन बांग्लादेश के साथ अपने संबंध सुधार रहा है, यदि चीन बर्मीज मिलिट्री जनता के साथ उनको आर्म्स सप्लाई करता था जिनके साथ भारत के संबंध खराब थे, तो वो भारत को नजर रखना था। तो अब भारत ने, मोदी सरकार ने विशेष तौर पर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काटने की दिशा में, वियतनाम की चीन से लड़ाई हो चुकी है विगत में, और हैरानगी की बात है कि भारत और वियतनाम इसके अब नजदीक है कि भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो दुनिया की सबसे तेज मिसाइल में से है, भारत वियतनाम को देने की दिशा में सोच रहा है। जैसे चीन ने पाकिस्तान को अपना समर्थन दे रखा है, और किरोड़ी जी ने कहा कि हमें इस बात की भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान मजबूत है कि नहीं। पाकिस्तान हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के लिए जिम्मेदार है, तो पाकिस्तान यदि मजबूत होता है, चीन उसको वो मजबूती देता है, और पाकिस्तान हिंदुस्तान को 1000 कट से ब्लीड करने की बात करता है, तो हमारे लिए चीन और पाकिस्तान दोनों पर नजर क्या अब एक बार फिर से मोदी सरकार को अपनी फॉरेन पॉलिसी, जो डिप्लोमेसी है, उसको रिव्यू करने की जरूरत है एनएसजी के ताजा फैसले के बाद? कतई नहीं, उनको तो इसी पॉलिसी पर आगे चलने की आवश्यकता है, और गाये बगाई एनएसजी की बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है, इसके ऊपर आगे भी बात होगी। सुनील जी, तो अगले राउंड में बात होना चाहिए। देखिए, आप मूव फॉरवर्ड करें, आप आगे बढ़ें, आप विश्व महाशक्ति बने, हम सबका सपना है, हम सब सपने कई पीढ़ियों से देख रहे हैं। जाहिर है, वो सपना मोदी का नहीं, पूरे भारत का है। वो पूरा विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये तो हमारा पुरखों का सपना है, हमारा अकेला नहीं, हमारी 10 पीढ़ियां ये सपना देखती आ रही हैं। यहाँ प्रश्न एक है कि आप उन सब चीजों के लिए कदम बढ़ाइए, मजबूती से कदम बढ़ाइए, मगर हल्ला मचाने के चक्कर में इस ढंग से मेरे ख्याल से मदन राठौड़ साहब को अब मौका देना चाहिए मुझे, वो जवाब देंगे कि हल्ला कौन मचा रहा है फिलहाल इस पूरी तस्वीर। देखिए, जैसे नंदा जी ने जो बात कही जी, भारत भी जिस प्रकार से जापान के साथ में या वहाँ पर और जो आसपास के देशों के साथ में जिस प्रकार से अपने संबंध प्रगाढ़ कर रहा है, तो ठीक है ना, ये कूटनीतिक जीत है, और इतने देशों का जो समर्थन हासिल किया, ये कोई कम बात नहीं है। दूसरा, हल्ला कभी भी देखिए न तो नरेंद्र मोदी ने मचाया, जहाँ तक एक सुषमा जी ने जो कहा वो भी एक कूटनीतिक स्टेटमेंट था कि चीन विरोध नहीं करेगा, नहीं कर रहा है, तो ये कूटनीतिक स्टेटमेंट था, ये एक ताकि वो इस प्रकार का एटमॉस्फेयर बने कि वो विरोध नहीं करे। ये कोई ऐसा नहीं था कि वो कोई हल्ला मचा करके किसी प्रकार की चर्चा कर दी है। ये ताशकंद से लेकर सियोल तक हमारी लगातार कोशिश यही थी, और फिर आप कह रहे हैं कि प्रयास तो होना ही चाहिए, प्रयास सकारात्मक थे, कूटनीतिक प्रयास होने चाहिए, इसमें कहीं भारत पीछे नहीं रहा है, इसमें कभी मोदी पीछे नहीं रहे हैं। और आज देखिए, जो देश हमारा विरोध करने के लिए एक संगठन बनाया था, उनमें से यदि 42 देश हमारा समर्थन कर रहे हैं, तो ये हमारी कूटनीतिक विजय है। चलिए, इस बीच में बेहतर खबर है, सीओ में तो भारत का रास्ता साफ है। ब्रेक पर जा रहे हैं, सवाल के जवाब के साथ लौटेंगे, और साथ ही सभी मेहमानों का फाइनल कमेंट कि क्या होना चाहिए तस्वीर आगे की। बिल्कुल धोखा दे रहा है, एक तरफ तो हाथ मिला रहा है, दूसरी तरफ सेना देश में घुस रही है, बहुत बड़ा धोखा दे रहा है, और मोदी जी को विदेशों से घूमने से फुर्सत ही नहीं है। चाइना तो शुरू से ही भारत के खिलाफ रहा है और धोखेबाजी करता रहा है,